सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज से शुरू होगा सपा का जातीय जनगणना अभियान। 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा अभियान। पीएम के संसदीय क्षेत्र से होगी शुरुआत। छजलैट मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा। 27 फरवरी को होगी सुनवाई। यूपी सरकार और लुलु समूह के बीच हुआ करार। $500 मिलियन का एमओयू हुआ साइन। फलों और सब्जियों का बढ़ेगा निर्यात। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग को बल देने के लिए फोकस और बढ़ा दिया है, जिसके चलते सपा आज जातीय जनगणना अभियान शुरू करने जा रही है और ये अभियान ब्लॉक स्तर तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय वाराणसी क्षेत्र से यानी कि आज से शुरू हो रही है। वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका प्रथम चरण 5 मार्च 2023 तक चलेगा। इस दौरान सपा जातीय जनगणना की मांग उठाएगी। आपको बता दें कि सपा ने वर्ष 2023 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय जनगणना पर फोकस बढ़ाया है। इस मुद्दे के जरिए सपा पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में जुट गई है। बीते गुरुवार विधानसभा में बजट सत्र में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यूपी में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिना जातीय जनगणना के सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता है, तो जातीय जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है और क्यों जातीय जनगणना नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि सपा ने पहले भी मांग की है और अब भी इसके पक्ष में है कि यूपी में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद आज समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 24 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हो रही है और ये 5 मार्च तक चलने वाली है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान सपा काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रही है। जब बजट पेश किया गया उस दौरान भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय जनगणना पर फोकस बढ़ाया है। इस मुद्दे के जरिए सपा पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में जुटी है। विधानसभा में भी गुरुवार को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सपा ने पहले हंगामा और फिर नारेबाजी की। अखिलेश ने राज्यपाल के अभिभाषण में इस मुद्दे को उठाकर अपनी मंशा साफ कर दी कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। सपा आज से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है और जिलेवार संगोष्ठी कर रही है। दरअसल जातीय जनगणना के समर्थन और विरोध के पीछे सारा खेल राजनीति से जुड़ा हुआ है। जातीय जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का है, जिनकी आबादी करीब 50% से ज्यादा बताई जाती है। विरोध के पीछे उच्च जातियों का दबाव है। अभी पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण मिलता है, जबकि पिछड़ी जातियों का कहना है कि उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए उन्हें इसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जातीय जनगणना से ये भी फायदा होगा कि ओबीसी की जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसी के अनुपात में उसे आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्तर से ही बिहार में जातीय जनगणना करानी शुरू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को धार देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को सदन में भी भाजपा के सहयोगी दल अपना सोनेलाल और निषाद पार्टी से भी इस मुद्दे में समर्थन मांगा। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले से दल इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएंगे। सुबह सपा भी इस मुद्दे पर उनके पाले में खड़े हो जाएंगे। अखिलेश ये भी जानते हैं कि प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए उन्हें वोट प्रतिशत और बढ़ाना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 32% का वोट प्राप्त किया था और अब उनकी नजर पिछड़ी जातियों की ओर है। इसी के चलते अखिलेश यादव आज नोएडा में भी हैं और चुनावों के मद्देनजर अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, तभी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है।
बात की एमपी एमएलए कोर्ट ने छजलेट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, छजलेट यूपी में एक जगह का नाम है। बताया जा रहा है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामले में मुरादाबाद में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आजम खान के अधिवक्ता शहनवाज सिप्तैन ने जानकारी दी है कि 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि छजलेट मामले में आजम खान को दोषी करार किया गया है और 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार किया है। 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी उन्हें सजा सुनाई गई थी। छजलेट मामले में याचिका दायर की गई है 2 साल की सजा सुनाई जाने को लेकर, और इसमें जो अगली सुनवाई होनी है वो 27 फरवरी को होगी। आजम खान के वकील ने कहा है कि ये 2 साल की जो सजा सुनाई गई है इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर 27 तारीख को सुनवाई होनी है। तो डेट डिस्ट्रिक्ट साहब के पेंडिंग है वो अपील, और उसमें आज तारीख थी, और स्टे एप्लीकेशन पे जो बहस होनी है सज़ा के पॉइंट पे, उसमें बहस थी वो आज, मगर वो जज साहब ने स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है उसे, और 27 तारीख उसमें लगाई। अब 27 तारीख को सुनवाई होगी, वही उसी कोर्ट में बहस होगी। स्पेशल जज MP MLA ADJ 2 13 फरवरी को 9 लोगों में से 2 लोगों को तो छोड़ा था, 2 लोगों को सज़ा किया था और 7 लोगों को बरी करा था। तो वो जो 2 लोग हैं उसमें अब्दुल्ला आजम हैं और आजम खान साहब हैं, तो उनकी तरफ से अपील दायर किया गया है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से, आजम खान साहब की तरफ से भी अपील दायर होना है कि हमारा कहना ये है कि हमें गलत सज़ा की है और हमें बरी किया जाए। बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो डेट डिस्ट्रिक्ट साहब के पेंडिंग है वो अपील। और प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात की रिटेल ग्रुप लुलु के निदेशक और उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ MOU साइन किया गया। विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग योगेश कुमार और लुलु ग्रुप निदेशक सलीम एमी ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और गल्फ फूड 2023 दुबई कार्यक्रम के दौरान ये हस्ताक्षर किए गए। MOU के तहत लुलु ग्रुप संपूर्ण उत्तर प्रदेश से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर फल सब्जियों की खरीद और निर्यात अपने 247 हाइपर मार्केट के जरिए करेगा। इससे सब्जियां और फलों की खेती करने वाले किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि इस समझौता ज्ञापन से प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और अफ्रीकी देशों को अधिक मात्रा में पहुंचाना आसान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस MOU के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों के औद्यानिकी खेती के उत्पादन विदेशों में जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। उद्यान मंत्री ने बताया कि लुलु समूह के वर्तमान में 10 देशों में 247 हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल हैं और भारत में भी इसकी विस्तृत उपस्थिति है। ये हर साल भारत से मध्य पूर्व में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ रुपए मूल्य का खाद्य और कृषि उत्पाद का निर्यात करता है। इस अवसर पर लुलु ग्रुप के अध्यक्ष यूसुफ अली ने कहा कि वे यूपी सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके बेहद खुश और उत्साहित हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार और लुलु समूह के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके जरिए फल सब्जियों में आयात निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। फल और सब्जियों का निर्यात बढ़ेगा और इस MOU पर जो साइन किए गए हैं बेहद ही इससे यूपी सरकार खुश नज़र आ रही है। तो बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में इस MOU के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की औद्यानिक खेती के उत्पाद विदेशों में जाएंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उद्यान मंत्री ने बताया है कि लुलु समूह के वर्तमान में 10 देशों में 247 हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल हैं
और भारत में भी इसकी विस्तृत उपस्थिति है। ये हर साल भारत से मध्य पूर्व में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्य और कृषि उत्पाद का निर्यात करता है। इस अवसर पर लुलु ग्रुप के अध्यक्ष यूसुफ अली ने कहा कि वे यूपी सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके बेहद खुश और उत्साहित हैं। मथुरा में नशा कारोबारी गैंगस्टर जावेद की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। इनमें एक बेशकीमती प्लॉट, एक प्लॉट पर अधूरा बना मकान और 2 मंजिला मकान शामिल है। जावेद की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस की टीम CO सिटी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में नवनीत नगर पहुंची, जहां पुलिस ने पहले ढोल बजाकर मुनादी कराई। इसके बाद 45 लाख के एक मकान पर कार्रवाई करते हुए जब्त करने का बोर्ड लगाया। शहर कोतवाली इलाके के कृष्णा नगर क्षेत्र स्थित नवनीत नगर में रहने वाला जावेद पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहा था। गांजा, अफीम, चरस के अलावा वो शराब आदि भी बेचता था। जावेद के इस काम में उसकी पत्नी और बेटा सद्दाम भी साथ है। पुलिस ने जावेद को 17 बार पकड़ा। उसके खिलाफ विभिन्न थाने में 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन जावेद इसके बावजूद हर बार जमानत पर बाहर आता और नशे का कारोबार करने लगता। जावेद के बेटे सद्दाम के खिलाफ शहर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे जावेद के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस ने इसकी संपत्ति का चिन्हीकरण किया। संपत्ति चिन्हित करने के बाद DM पुलकित खरे के पास फाइल कार्रवाई के लिए भेजी गई। DM पुलकित खरे ने जावेद की संपत्ति जब्त करने की संस्तुति कर दी है। ऑर्गेनाइज क्राइम करके किसी भी प्रकार के धन अर्जित करते हैं, समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम का जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके शासन और उच्चाधिकारियों की मंशा के अनुरूप उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक अपराधी जावेद पुत्र बुंदू खां, उसका पुत्र सद्दाम एवं उसकी पत्नी, इनको भी चिन्हित किया गया था। जावेद पर कुल 17 मुकदमे हैं विभिन्न थानाओं पे। इन्हीं मुकदमों के अंतर्गत इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। इसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। कुल संपत्तियों का चिन्हीकरण करने पर 3 संपत्तियां इसकी प्रकाश में आई। उपरोक्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से भी अधिक पाई गई है। सभी संपत्तियों को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्की की गई है। उपरोक्त अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल भी उपस्थित रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम करके किसी भी प्रकार के धन अर्जित करते हैं, समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम का जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके शासन और उच्चाधिकारियों की मंशा के अनुरूप उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक अपराधी जावेद पुत्र बुंदू खां, उसका पुत्र सद्दाम एवं उसकी पत्नी, इनको भी चिन्हित किया गया था। जावेद पर कुल 17 मुकदमे हैं विभिन्न थानाओं पे। इन्हीं मुकदमों के अंतर्गत इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। इसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। कुल संपत्तियों का चिन्हीकरण करने पर 3 संपत्तियां इसकी प्रकाश में आई। उपरोक्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से भी अधिक पाई गई है। सभी संपत्तियों को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्की की गई है। उपरोक्त अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल भी उपस्थित रहा है। ऑर्गेनाइज नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। बताया जा रहा है कि लूट के एक मामले में बदमाश 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने पकड़कर बदमाश के पास से एक स्कूटी और एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये एक चेकिंग हमारी 58 पुलिस स्टेशन में चल रही थी। हम लोगों को इनपुट था कि ये एक स्कूटी से संदिग्ध व्यक्ति है जो जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, इसको जो है वो जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, इसको गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका नाम फिरोज उर्फ कट्टा निकल करके आया। जानकारी करने में पता चला है कि इसमें 25,000 का इनाम था और ये 1 साल से जो है वो वांछित चल रहा था 49 पुलिस स्टेशन से। इसके कब्जे से एक बैग मिला है, बैग में कुछ चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ से आया। ये एक चेकिंग नोएडा में
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। पालोडपुर अंडरपास के पास 63 की टीम चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पे, एक पल्सर बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से वो एक जंगल का रास्ता है उधर भागा। वहाँ पे जाके उसकी बाइक फिसल कर गिर गई। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया है। इससे प्रारंभिक पूछताछ में यह शातिर लुटेरा है। लगभग 1 दर्जन के करीब इस पर मुकदमे हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। इसके पास से एक चोरी की पल्सर बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के शालीमार सोसाइटी में एक महिला की मौत की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला ऐश्वर्या 14 तारीख को इसी सोसाइटी में रहने वाली प्रीति श्रीवास्तव के यहाँ आई हुई थी। इसी बीच उसकी छत से गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मामले में सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अन्य विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो आपको बताते चले, पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हाथरस शहर के बीचों बीच घंटा घर स्थित एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों से आग पर काबू नहीं कर पा रहे थे। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल विभाग को सूचित किया गया। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार की घंटाघर के पास किराने की दुकान है, जिसमें अचानक आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। इस दौरान बहुत प्रयास के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 138 स्थित इलाहाबाद गांव में बनी झुग्गी बस्ती में सुबह 2:45 बजे अचानक आग लगी और फैलती गई आग, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही थाना 142 की पुलिस और 1 दर्जन फायर टेंडर्स को बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में उसने सभी झुग्गियों को जलाकर खाक कर दिया। तेज चल रही हवाओं ने आग को और भी फैला दिया, जिसके चलते दमकल विभाग की 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जब सभी झुग्गीवासी बेफिक्री से सो रहे थे, अचानक आग लगी। सभी आनंद फानंद में भागने लगे और देखते ही देखते आग ने यहाँ मौजूद सभी झुग्गियों में विकराल रूप ले लिया। इस अग्निकांड में 30 के करीब झुग्गियां जलकर खाक हुई हैं। कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रात्रि के 2:40 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 138 के झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां वहां पहुंची है। लगभग 10 गाड़ियों की मदद से आग पे काबू पाया गया है। रात्रि के वजह से आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग 30 झुग्गी झोपड़ियां जल चुकी हैं। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। रात्रि के 2:40 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 138 के झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ियां वहां पहुंची है। लगभग 10 गाड़ियों की मदद से आग पे काबू पाया गया है। रात्रि के वजह से आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग 30 झुग्गी झोपड़ियां जल चुकी हैं। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। रात्रि के 2:40 पे फायर सर्विस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।